क्या पहले देखेंगे? पहले हम लोग औसत देखेंगे, एवरेज देखेंगे और उसके बाद अनुपात समानुपात के सवाल करेंगे। ठीक है ना? स्क्रीन शो हो रही है? वेरी गुड। ठीक है ना? ओके। चैट अभी आप लोग नहीं करेंगे, जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तब आप लोग चैट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं औसत की। औसत होता क्या है? औसत जब कोई भी चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसका जो मध्य निकलता है, बीच निकलता है, वही हमारा औसत होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एवरेज कहते हैं। क्या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग? एवरेज कहते हैं। ये बात समझ गए होंगे। जो औसत होता है वो जब कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसके जो मध्य का हिस्सा होता है, जैसे मैं बोलूं एक और दो का औसत क्या है, तो एक और दो के बीच में जो चीज होगी वो इसका औसत हो जाएगा। क्लियर? एक और दो के बीच में मतलब 1.5। समझ गए? तो औसत क्या होता है? किन्हीं भी जो संख्याएं हो उनके बीच की जो मान होता है उसे ही हम औसत कहते हैं। ओके। तो ये चीज आप समझ गए होंगे औसत क्या होता है। अब हम औसत के सब सवाल आते हैं उनको देखते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, है ना? एग्जाम में पूछा जाता आपसे है कि प्रथम 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए। सवाल क्या आता है? सपोज दैट आ जाता है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। तो आपकी बात ये तो समझ गए होंगे प्रथम 100 संख्याएं कौन सी होती है का औसत क्या होगा। ठीक है ना? क्या होगा? अब आप समझिए, जब औसत निकालते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। क्या जरूरी होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। अगर किसी भी चीज का औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो कर दीजिए तो उस संख्या का औसत निकल आएगा। जैसे इस सवाल में क्या कहा गया? प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्याएं। तो 100 तक प्राकृतिक संख्याएं कैसे शुरू होती हैं? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और पूछा कहां तक गया है आपसे? पूछा गया है आपसे 100 तक। यही तो पूछा गया है ना, 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पे औसत कैसे निकल आएगा? औसत निकल आएगा आपसे आसानी से, पहली संख्या हमारी 1 हो गई और अंतिम संख्या हमारी 100 हो गई, 2 से भाग कर देंगे, मतलब 101 को 2 से भाग करेंगे जब हम, तो 50.5 आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। सवाल अगर ऐसा आता है, प्रथम कह देता है प्राकृत संख्याएं, प्रथम पूर्ण संख्याएं का औसत बताइए, या प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे विभिन्न प्रकार से सवाल बन सकते हैं। तरीका यही रहेगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। क्लियर? एक सवाल मैं और लेता हूं, उसको आप लोग करिए। जैसे सवाल अगर होता प्रथम 50 संख्याओं का 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? सवाल समझिए, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? सवाल ट्रिकी है, थोड़ा सा समझिए, है ना? जल्दबाजी करेंगे तो सवाल ये गलत हो सकता आपका है। थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए। कहा गया है प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो शुरू होती हैं भैया 0 से, है ना? 0 फिर 1 आता है, याद रखना, 1 मत लिख देना। पहली बात तो यहाँ पहली संख्या 0। अब कहा गया है पूर्ण संख्याएं होनी कितनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। तो 0 तो उसमें शामिल हो गया ना,
तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 50 नहीं होगी, अंतिम संख्या कितनी होगी? 49 होगी। कितनी होगी? 49 होगी। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप सही करके आओगे, और नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। क्लियर? तो अब औसत निकालना था, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या 49 है, तो 0 प्लस 49/2, 49 को 2 से भाग करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 24.5। 24 दूना 48 होता है, और 5 एक का आधा 5 होता है, 24.5 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो आप समझ लीजिए, जो अंतिम संख्या होती है, अगर वो सम नहीं है, अगर वो सम नहीं है मतलब 2 से नहीं कटती है, तो हमने इसमें से एक घटा दिया, 48 आ गया। 48 2 से घटेगा तो 24 बचेगा, और ये एक जो हमने घटाया था उसका आधा किया, 0.5 आ गया, औसत निकल आया 24.5। ये तरीका होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 को 2 से भाग किया, 50 आ गया, जो एक हमारा बचा उसका आधा किया, 0.5 आ गया। पेपर में बैठ के आप 101 को 2 से भाग मत करने लगना, है ना। हमें पेपर में सवाल कम समय में करना होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कहा गया, प्रथम संख्या 8 के, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन अलग है। संख्या 8 के, कुछ भी यहां पे हो सकता है, मैं 8 ले रहा हूं। 8 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? गुणज का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? सवाल आता है, कैसे करेंगे? सवाल में ही उत्तर है, समझिए। संख्या 8 के प्रथम 5 गुणज। 5 गुणज, गुणज आपने पढ़ा होगा जब लघुत्तम समापवर्तक, मतलब 8 के 5 गुणज करेंगे, मतलब 8 एकन्ना 1, 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। क्लियर? ऐसे से करेंगे। कहा क्या गया है? 8 के 5 गुणज, 8 के 5 प्रथम गुणज, तो आखिरी कौन होगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्लियर? 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। राइट? तो आप कैसे कर लेंगे? मैंने यहाँ पे तो छोटी संख्या थी, अगर 12 होता तो 12 बार थोड़ा ना लिखेंगे, तो 8 12 की गुणा करेंगे, 12 ठीक 96 लिख देते। समझ गए ना? प्रथम कहा गया तो इसका पहाड़ा इतने बार पढ़िए, वही अंतिम संख्या होगी। पहली संख्या तो वही होगी, क्योंकि 8 के प्रथम कहेंगे तो पहली संख्या हमारी 8 हो गई। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए तरीका हमने आपको बता दिया है। तरीका हमारा बस वही रहेगा, पहली संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम यहाँ पे 40 है, और 2 से भाग कर देंगे। 40 और 8 48 हो गया, 48 को 2 से भाग किया, 24 दूना 48 होता है, आंसर हमारा 24 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। ओके, सवाल कैसे भी घुमा के थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, औसत ऐसे ही निकलता है, बस इतना आप समझिए। ठीक है ना? अगर आप संख्या लिखना समझ जाएंगे तो औसत निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और टॉपिक चेंज करते हैं और कठिन की तरफ पढ़ते हैं। आता है क्रमागत संख्याओं संबंधी। कैसा आता है? क्रमागत। जैसे कहा गया, प्रथम 5 प्रथम 5 क्रमागत क्रमागत संख्याओं का औसत। कहा गया है प्रथम 5 क्रमागत। क्रमागत जब होता है तो हमेशा एक का अंतर होता है, तो प्रथम कहा गया है, पहली संख्या हमारी क्या होती है? अब यहाँ पे आ सकता है प्रथम 5, ठीक है ना, प्राकृत क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती है, जो भी शब्द होगा, तो मैं यहाँ पे 1 मानता हूं, और 1 के बाद में अगली संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो पहली संख्या का और हमारा क्या मिला? यहाँ पे पहली संख्या हमारी 1 मिली, अंतिम संख्या हमारी 5 मिली, और बटे में 2 से भाग किया तो आ गया 5 1 6, 6 को भाग किया 2 से, 2 3 6, उत्तर आ गया 3।
मैंने इस सवाल को सिर्फ इसलिए लिया था कि आप बेसिक क्रमागत का मतलब समझिए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, औसत बीच का मान होता है, मैंने बहुत पहले कहा था। जब कभी भी विषम संख्याएं हो, मतलब अंतिम संख्या या बीच की संख्याएं सब विषम हो या सम और विषम दोनों हो, तो तरीका क्या होता है औसत निकालने का? जब दी गई हो, कोई श्रेणी दी गई हो, उसका औसत पूछा जाए, उसके बीच में क्या आएगा, तो इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, बीच में क्या बचा? 3। यही हमारा औसत हो गया। क्लियर? अभी हम और सवाल लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं जिससे आपकी समझ में आए। अगला सवाल हमारा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। 5 क्रमागत, अब यहाँ पे सम और विषम नहीं कहा गया है, ये बात समझिए। पेपर में सम और विषम का भी यूज होगा तो उस पर भी सवाल अभी हम लोग करेंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसमें दो ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए, या मध्य की संख्या बताइए। ऐसे सवाल ये हो सकते हैं। काम एक ही करना है, वो आपको श्रेणी बनानी हो, मैं बता रहा हूँ। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या बताइए। मैंने लिख दिया सबसे बड़ी संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सवाल से सारे हो जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताते हैं। अब कहा गया है 5 क्रमागत, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। 5 क्रमागत मतलब 5 संख्याएं लगातार होनी चाहिए। यहाँ पे पहले दे दिया है औसत 42 है। हमने बताया अभी औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। अभी हमने आपको बताया था औसत कहाँ होता है? बीच में। तो हमने पहले ही 42 लिख लिया। क्लियर? बीच में औसत लिख लिया। अब 5 संख्याएं हैं तो इसका मतलब 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब कहा गया है क्रमागत है। क्या कहा गया है? क्रमागत है। क्रमागत है तो क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का। तो ये पहले वाली संख्या क्या होगी? एक कम होगी, मतलब 41 होगा। इससे भी एक कम होगी, ये 40 होगा। अब 42 के बाद वाली संख्या क्या होगी? 43 होगा। और बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 44 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बच्चा? 44 आ जाएगा। है आसान ना? अगर ऐसा करना आप सीख गए तो बहुत आसानी से सवाल को कर लोगे। चाहे कोई भी सवाल पूछा जाए, सबसे छोटी पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या हो गई। बीच की संख्या तो औसत दे ही दिया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछा जाता तो योगफल आप कर लेते। सबसे छोटी और बड़ी का गुणनफल पूछा जाता तो गुणनफल कर लेते। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर पूछा जाता तो अंतर निकाल लेते। सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आप उत्तर कर पाएंगे अगर मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी तो। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े बेटा, चलिए। अगला सवाल है, अब यहां पे मैंने एक शब्द बोला था सम और विषम का, उसकी ट्रिक समझिए। अगर विषम होता है तो बहुत आसान होता है, बीच में हो जाता है। लेकिन जब कभी सम संख्या होती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 6 क्रमिक। क्रमिक लिखा हो शब्द या क्रमागत लिखा हो, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रमागत और क्रमिक एक ही चीज होती है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 37 है। कितना है? 37 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? क्लियर? करते हैं सवाल को। सवाल पे क्या आते हैं? सवाल क्या कहता है? संख्याएं हमारी 6 हैं। संख्याएं कितनी हमारी? 6 हैं। उनका औसत कितना है? 37 है। तो अभी हमने बताया जब संख्याएं 6 हैं तो बीच में तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना? जब कभी क्रमिक संख्याएं सम हो तो क्या लिखेंगे? जो भी औसत दिया गया हो हम लिख लेंगे। लिख लिया मैंने 37, लेकिन ये 37 बीच में नहीं आएगा। इसके बाद में जब 6 संख्याएं हैं तो 3 इधर होंगी, 1 2 3, और 3 इधर होंगी। क्लियर? क्योंकि 37 बिल्कुल ये बीच में होगा, 37 से बिल्कुल बीच में होगा।
तभी ये 6 क्रमिक संख्याओं का औसत निकल सकता है। तो अब हमें करना क्या है, अब ये सम संख्याएं हैं, तो 37 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 37 से पहले संख्या सम 36 आती है। 36 से पहले क्या आएगा? 34 आएगा। 34 से पहले क्या आएगा? 32 आएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। 36 के बाद क्या आता है सम संख्या? 38 आता है। 38 के बाद 40 आता है और 42 आता है। पूछा गया था सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 32 हो जाएगी। क्लियर? सबसे छोटी संख्या। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। समझ गए ना? अगर बड़ी पूछा जाता तो हम ये सबसे बड़ी कर लेते, हो जाता ना? हो जाएगा आपसे। ठीक है ना? करना क्या है, आप मैंने बात आपको बता दी। आपको करना क्या है, जब सम होगा तो यहां पे रखेंगे, विषम होगा तो बीच में ही रख लेंगे। ठीक है ना? हमारी 6 क्रमिक संख्याएं हो गई। क्लियर? और वैसे ट्रिक होती है, लेकिन आप ट्रिक के चक्कर में अभी फंसेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके? कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? ट्रिक क्या होती है, जैसे 37 है तो 37 क्या है? विषम है, कभी काम नहीं हो सकता। तो हम इसमें इसकी अगली सम संख्या देखेंगे, एक जोड़ देंगे, 38 हो गया। कितना हो गया? 38 हो गया। कहा क्या गया है? 6 कहा गया है। 6 संख्या है, 6 का आधा करिए, 6 का आधा करिए आप। सॉरी, हाँ, क्या कहा गया है? 6। तो 6 संख्याएं थी तो 6 का आधा करेंगे, हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा बीच में संख्या कहाँ आ जाएगी? वो संख्या हमारी जो बनेगी, यहाँ पे हम 6 कर देते सीधे, क्योंकि 6 सम संख्याएं थी। 6 आप घटा दीजिए 38 से 6, तो कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32। तो सबसे छोटी संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। घटा देंगे तो 32 हो जाएगी, या उसका 3 करेंगे, 3 का दूना करेंगे, बात वही पड़ेगी हमारी। जो संख्याएं होती है उसका हमें दूना करना पड़ता है, मतलब आधा करके। ये ट्रिक होती है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे सवाल आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं औसत के से, और औसत के एक सवाल और लेते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से सवाल आया हुआ था। ट्रिकी सवाल है, पेपर में आ चुका है, आपसे भी आ सकता है। एक रेलगाड़ी, कभी भी ऐसा सवाल हो तो ट्रिक से लगाते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हॉर्स होता है, प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ठीक है ना? जब कोई जाए और वापस आ जाए, चाल उसकी अलग अलग हो तो उसकी ट्रिक होती है। ये जा रही थी, ये वापस आ रही है, किसमें? 40 की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ये सवाल है, ट्रिकी सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ठीक है ना? बहुत आसान है। चाल क्या होगी? करना क्या होता है, इसके लिए ट्रिक होती है। औसत चाल बराबर औसत, ठीक है ना? औसत चाल बराबर फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे। ट्रिक यही है, इसीलिए मैं इसको ट्रिकी बोल रहा था। ठीक है ना? जब औसत चाल निकालनी हो, कोई भी चीज जा रही हो फिर उसी चाल से वापस आ रही हो, तो 2xy बटे एक्स वाई। ठीक है ना? x क्या है? जाने की, y है वापस आने की, बस बात खत्म हो गया। दो क्या स्पीड से जा रही है? पहली वाली स्पीड लिख दो 60, गुणे दूसरी स्पीड कौन सी है? 40। 40 दोनों को जोड़ दो, 40 60 और 40 को हल कर लो, 6 4 हो गया 100,
नहीं, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 4 6 24 दूना 48 हो गया ये, और ये 2 जीरो हो गए, 4800 नीचे हो गया, 40 60 100, इसको एवरेज निकाल लो तो आ गया हमारा 48। तो एक चीज और समझिए, उत्तर ऑप्शन में कभी दिया हो तो ट्रिक, और एक ट्रिक चल जाएगी आपकी ऑप्शन में, ठीक है ना। औसत जो होता है हमेशा बीच में होता है, औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। तो उत्तर जो आएगा हमेशा बच्चा याद रखिए, इसके और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा। क्लियर, इसके और इसके बीच में आएगा। ना तो कभी 60 से ज्यादा उत्तर आ सकता है और ना कभी 40 से कम आ सकता है, हमेशा याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या आया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये कहाँ है, लगभग बीच में है ना, 60 और 40 के बीच में है। क्लियर, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। तो कभी जब ऐसा आए, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल को हम इसी प्रकार से करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। कभी कभी आ जाता है वजन का, आ जाता है जैसे इतने कक्षा में बच्चे हैं, इनका वजन इतना है, उसमें से इतना है, उसमें टीचर एक जुड़ गए तो कितना हो गया, एक टीचर कम हो गए तो कितना हो गया। ऐसे सवाल आपकी बुक में है और ऐसा होता भी है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल जब आ जाएंगे तो हम आसानी से उनको भी कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक सवाल लेता हूँ, ये सवाल है आपके प्राप्तांक का। जैसे 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है, 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना है, 20 है। 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है, कितना है, 20 है। 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, यहाँ लड़के थे, अब यहाँ 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना है, 30 हो गया। वहां 20 था, अब 30 हो गया। तो कुल प्राप्तांक का औसत क्या है, तो कुल प्राप्तांक का औसत क्या है, मतलब लड़के लड़कियों का अलग दिया गया है लेकिन कुल प्राप्तांक औसत पूछा गया है। औसत है, क्या है ये आपको बताना है। तो ऐसे सवालों को हमें करने का तरीका क्या है, समझिए। पहले दिया है कि लड़कों, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। कम समय में 30 लड़के दिए गए, 20 प्राप्तांक दिया गया, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे 30 गुणे 20। क्या करेंगे, 30 गुणे 20। समझिए मेरी बात, 30 गुणे 20 बराबर हो गया 600। 3 दूना 6 और ये 2 जीरो लग गए, कोई दिक्कत, 600 हो गया। ठीक ऐसे लड़कियों का कर लेंगे हम, कितना, 20 लड़कियों का 30 है, तो 20 गुणे 30, 20 तिया 600, ठीक है ना। 20 गुणे 30 बराबर 600। ये लड़कों का हो गया, ये लड़कों के कुल प्राप्तांक हो गए ना, लड़कों के कुल प्राप्तांक हो गए ना, और ये लड़कियों के, लड़कियों का कुल प्राप्तांक का योग, ठीक है ना। लड़कियों का योग हो गया बराबर ये हो गया, ये बॉयज का हो गया 600 600। तो टोटल कितना हो गया, बिल्कुल वही। अब हम करेंगे कैसे, कितना है, 600 और 600, कुल प्राप्तांक औसत निकालना था। तो कुल औसत बराबर कुल औसत बराबर, कुल तो निकल आया हमारा, कुल कितना निकला, 600 प्लस 600 1200 हो गया ना। 600 600 कितना हो गया, 1200 हो गया। आप लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पे 600 प्लस 600 बटे, पहले औसत क्या था हमारा, एक का औसत 30 था, है ना, और एक का 20 था, एक का 30 था और एक 20 था, मतलब 30 लड़कों का और ये 20 लड़कों का, 30 लड़के और ये 20 लड़कियां, सॉरी 30 लड़के और 20 लड़कियां। तो ये हो गया हमारा 1200, 600 600 1200, और ये 30 और 20 50, इस जीरो से जीरो को काटा, और 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। तो औसत कितना आ गया, 24 आ गया। तो देखिए औसत कहाँ है, बीच में ही तो ना, 30 लड़कों के प्राप्तांक 20 था औसत,
और यहाँ 20 का 30 है, तो 20 और 30 के बीच में क्या आ गया, 24 आ गया। ऐसे भी उत्तर आप पेपर में ऑप्शंस में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। जब कभी भी कुछ ऐसे निकलेगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसा कभी आए तो आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल एक सवाल और लेते हैं, आयु वाला पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। सॉरी। 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। इनकी इनकी आयु का अनुपात, ये अनुपात का भी है इसीलिए मैं थोड़ा सा, इसलिए जो रेशियो होता है और एवरेज होता है लगभग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 4:5:7। क्लियर है? तो सबसे छोटे 3 ही बच्चे हैं ना, तो सबसे छोटा एक होगा, एक बड़ा होगा, सबसे एक बीच का होगा। सबसे छोटे लड़के की उम्र बताइए या आयु बताइए। आयु क्या है, क्या है, ठीक है ना। सवाल कैसे पेपर में हल करेंगे आप समझिए। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लिया हमने, बी मान लिया, सी मान लिया। 3 बच्चों की जो औसत आयु का अनुपात दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। पेपर में तरीका यही होता है, 4, इसका 5 है और इसका 7 है। क्लियर? इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। क्लियर? 4 5 9, 9 7, 9 7 16, कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब कहा क्या गया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। कितनी है, देखिए 16 वर्ष यहां पे दी गई है, औसत आयु 16 है। तो औसत आयु जब 16 है तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु, कुल आयु बराबर क्या हो जाएगी, 16 गुणे 3, क्योंकि 3 लोगों की औसत आयु 16 है, तो कुल आयु 16 तिया 48 हो जाएगा। औसत आयु कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर? अभी हमने निकाला इनका योग, क्या निकाला, 16। और जब कभी कोई चीज अनुपात में होती है, जब कभी कोई चीज अनुपात में होती है तो उसको हम कुछ डिफिनिट मान लेते हैं। निश्चित करने के लिए हमने ए मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 16 जो ए है, मतलब 16 ए जो है वो किसके बराबर है, 48 के है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे 16, 16 तिया हो गया। ए का मान कितना हो गया, ए बराबर आ गया 3। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 3। तो और पहला लड़का था क्या, पहला लड़का था यहाँ सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा वाला लड़का कौन होगा, सबसे पहले वाला, मतलब जिसका एवरेज रेशियो कम होगा, वो क्या था, 4 था। तो क्या हो जाएगा, हमारे 3 लड़के हैं ना, तो पहला या पहले की आयु लिख देंगे। पहले की आयु क्या हो जाएगी हमारी, कितनी थी, 4 थी। 4 गुणे ए, सब में हम ए से गुणा करते हैं ना, ये तरीका होता है। ए का मान है 3, तो 4 गुणे 3 कितना हो गया, 4 तिया 12। तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे की आयु, दूसरे की आयु हो जाएगी 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 बराबर 15। कोई दिक्कत? सबसे बड़े का मतलब तीसरे की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है ना, तीसरे की आयु हो जाएगी हमारी कितनी, तीसरा है 7 का, तो हम कर देंगे 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21।
बात समझिए मेरी, 3a का मान आया जो अनुपात को बराबर करता है, इसलिए हमने सब में 3 से गुणा कर दिया। तो देखिए पहले की आयु क्या आई, 12 आई, ठीक है ना। दूसरे की कितनी आई, 15 आई, और तीसरे की कितनी आई, 21 आई। कितनी आई, 21 आई। अब इन सबको जोड़ दो तो देखिए 48 उत्तर आ जाएगा। 1 5 6 और 6 और 2 8 हो गया, 2 1 3 1 4, 48 आ गया। यही तो कुल आयु निकल आई, यही हमने कुल आयु तो निकाली थी यहाँ पे 48। क्लियर। तो ये अनुपात के सवाल हम ऐसे करेंगे, जहां कंफ्यूजन हो वहां पे आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयु के सवाल जो भी होंगे हम उनको कर लेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, एक सवाल में और ले लेता हूं कि एक सवाल में बता रहा था आपसे, आपकी बुक का ही सवाल है कि टीचर्स की, स्टूडेंट की आयु होती है, उसमें टीचर्स बढ़ जाते हैं तो उनकी औसत आयु में ये परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे सवाल लगाएंगे, ऐसे एक सवाल है यहाँ पे, नोट करिए जल्दी से। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 8 व्यक्तियों की औसत वजन में, 8 व्यक्तियों की औसत वजन में 1.5 किलोग्राम बढ़ोतरी हो जाती है। बढ़ोतरी किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है, हो जाती है जब जब एक 65 किलोग्राम का व्यक्ति 65 किलोग्राम का व्यक्ति व्यक्ति अन्य के स्थान पर आ जाता है। व्यक्ति अन्य के स्थान पर आ जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति था, उसकी जगह पे एक 65 किलोग्राम का व्यक्ति आया, तो कुल जो वजन था उसमें औसत की जो वृद्धि हुई कितनी हुई, 1.5 किलोग्राम की हो गई। अन्य के स्थान पर आ जाता है, आ जाता है। प्रश्न है, नए व्यक्ति जो नया आया है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है ना, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, भार क्या होगा। यहां पे समझिए थोड़ा सा, यहां पे जो 65 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया है, ठीक है ना। 65 किलोग्राम व्यक्ति के जगह पे, के व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए थोड़ा सा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है ना। तो है यहाँ पे 8 व्यक्तियों की औसत इतना था, 1.5 बढ़ोतरी हो जाती है जब 65 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है। क्लियर। तो सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए जब सवाल ऐसा होगा, किसी व्यक्ति की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो औसत आयु कैसे बदलती है। पहले तो ये देखिए, व्यक्ति कितने थे, 8 व्यक्ति थे। क्लियर। और कितनी बढ़ोतरी हो रही, 1.5 किलोग्राम की, है ना। तो कुल बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये 8 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, 8 व्यक्तियों की औसत पे 1.5 किलोग्राम की, तो कुल बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40, 8 एकन्ना 8, 8 पंचे 40 का 0, 8 एकन्ना 8 4 12। तो कुल जो वृद्धि हो गई वो 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो नए व्यक्ति, और पहले व्यक्ति कितना था, 65 किलोग्राम का, तो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार या वजन कितना हो जाएगा, 65 किलोग्राम का पहले था, ठीक है ना। अब नए व्यक्ति क्या हो गया, बढ़ गया है 12 किलोग्राम, 12 जोड़ दीजिए तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 77।
कितना 77 किलोग्राम के व्यक्ति जो आया, वो नया व्यक्ति आया जिसके कारण से 1.5 किलोग्राम के औसत वजन में वृद्धि हो गई थी। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सवाल लगाते हैं अनुपात और समानुपात के, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है ना। अब अनुपात और समानुपात के सवाल कैसे आते हैं पेपर में, उनको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीधे हम सवाल पे आते हैं, अनुपात और समानुपात। जब कभी भी कोई अनुपात और समानुपात का लिखा होता है तो मतलब होता है उसका हिस्सा है। जैसे लिखा हो 3:4, इसका मतलब है ये 3/4 है। 3 को 4 हिस्सों में बांटा जाता जब है, बंटवारा होता है, तो उसका भाग जो है वही उसका अनुपात होता है। ठीक है ना। चलिए अब बात हम करते हैं सवाल कैसा आता है। सवाल पेपर में ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे। जो सवाल आ जाता है, यदि अभी इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है ना, तथा या कामा बी अनुपात सी बराबर बी अनुपात सी बराबर बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो या तो ए बी सी का अनुपात बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे। वैसे तो आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा सवाल। हम तीनों को क्या करेंगे, फिर इनके रेशियो को बराबर करेंगे, औसत करेंगे, बट हमारे पास समय नहीं होता है पेपर में। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हम लिख लेंगे थोड़ा इस प्रकार से। उसके बाद क्या लिखेंगे, समझिए ए अनुपात बी लिखा है 2:3, हमें भी वैसे ही लिखना है 2:3। ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आया बी अनुपात सी। अब बी अनुपात सी, अगली संख्या हमारी क्या है, बी अनुपात सी है, तो हम बी के नीचे आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे बी के नीचे आएंगे, 4:5, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर। मेरे ख्याल से अगर इतना आप कर लेंगे तो बस सवाल आपका हो गया। जो खाली जगह बची हुई है, इसके आगे इसी संख्या को उतार दो, 3 को आगे 3 उतार दो, इस संख्या के आगे खाली जगह छुटी हुई है तो इसके आगे 4 को उतार दो, बस आंसर हो गया। ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी इनकी गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8, अनुपात 3 चक्कू 12, अनुपात 3 पचे 15। ठीक है ना। तो ए और बी सी में रेशियो क्या होगा, ए बी और सी में रेशियो क्या होगा। ठीक है ना। ए बी और सी में रेशियो क्या होगा, जो भी पूछा गया था, ए अनुपात बी अनुपात सी में वो रेशियो हो जाएगा 8:12 अनुपात 15। अगर ये दूसरे एक दूसरे से कट जाएंगे तो काट लेंगे, यहाँ पे नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक सवाल मैं और लेता हूं क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। क्लियर। चलिए ए अनुपात बी बराबर 1:2, कामा बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो चलिए एक इसी में आगे और हम बढ़ा देते हैं, ए बी सी हो गया, और एक और अगर हम बढ़ा दें इसी के, और अगर लिखा होता सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर 2:3, 2:3। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, अनुपात पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि 4 चीजें हो गई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्लियर। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। इसी सवाल को हम पहले वाले सवाल की तरह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप समझिए, ए बी सी डी हम पहले उतार लेंगे ऊपर। हम उतार लिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। अब ये 3 स्टेप में जाएगा। ए और बी का हमने लिखा, यहाँ पे छोटा मैं लिख रहा हूं इसलिए 1:2, 1:2, क्योंकि 1:2 लिखा हुआ है। क्लियर। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। फिर है बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4, जैसे भी हमने ऊपर लिखा था तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3:4। क्लियर।
फिर है C अनुपात D। C अनुपात D है तो हमें C अनुपात D लिखना है, तो C के नीचे हम आ जाएंगे फिर से 2 अनुपात 3। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। जैसे जैसे खाली जगह छुटी थी वैसे वैसे हम उसको फिल कर लेंगे, वैसे वैसे हम फिल कर लेंगे। कैसे फिल करेंगे ये आप देख लीजिए। यहाँ पे 1 2, अब ये हमारा क्या था, यहाँ पे ये जो हमारा 1 अनुपात 2 था और यहाँ पे एक्चुअली जगह कम है, मैं इसको 3 पे ही करता हूँ, फिर उसके बाद इसको करते हैं। अभी हम 3 ही ले रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम 3 ही ले रहे हैं ABC, अभी हम ABC ले रहे हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। ABC है और इसमें हमें ABC का अनुपात बताना है, तो A का अनुपात हमने यहाँ लिख दिया 1, इसका लिख दिया 2, B और C का मान है यहाँ पे 3, इसका है 4। कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने तरीका बताया, इसके आगे खाली जगह तो इसको उतार लेंगे, इसके आगे खाली जगह है तो हम इसकी संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे 3 को। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों की गुणा की जाती है 3 एकन्ना 3, इन दोनों की गुणा की जाती है ना, 2 3 6, और इन दोनों की गुणा की जाती है 2 चौके 8। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। क्लियर। अब हम अगर तीसरा वाला सवाल लेते हैं थोड़ा नए पेज पे, क्योंकि जगह थी वहां पे कम, हो जाते हैं आप कंफ्यूज। क्लियर। अब अगर 3 वाली संख्या हो जाए, अब अगर हमारी कोई 3 वाली संख्या बड़ी सी हो जाए, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे ABCD होंगे। सवाल हम उतारते हैं। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 तथा C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9, ये बोला गया था। अब आपको इसको हल करना था, ABCD का अनुपात निकालना था। किसका अनुपात निकालना था, A अनुपात B, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं जगह मिले हमें, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है ना। लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने तरीका आपको बताया, 3 अनुपात 4 है तो A के नीचे हम लिख देंगे 3, B के नीचे लिख देंगे 4, ठीक है ना। 3 और 4 हो गया। अब 4 यहाँ पे आया तो B और अगला क्या था हमारा, C था। अगला क्या था हमारा, B और C। B और C कितना था, 5 अनुपात 7। तो यहाँ पे अगली लाइन पे आ जाएंगे हम 5 अनुपात 7, ठीक है ना। अगला हमारा अनुपात था C अनुपात D, वो था हमारा 8 अनुपात 9। तो C अनुपात D में 8 अनुपात 9 कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसमें है 4 तो हमारा ये 4 में स्टेप बनेगा, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, अब यहाँ पे हमारा ये वाला खाली था, कौन सा, ये वाला खाली था, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका अगला नंबर आ जाएगा 4, इसका अगला नंबर 4, ये खाली अभी फिर बचा हुआ है तो 4 हमारा अगला नंबर आ गया। यहाँ पे 7 है खाली है तो अगले में हमारा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 5 खाली है तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। यहाँ पे 8 खाली है तो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर इतनी बात समझ गए होंगे तो सवाल आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, बस इन दोनों की गुणा करनी है, 3 पचे 15, मतलब 3 पचे 15 और 15 अट्ठी 120 होता है, 15 अट्ठी 120, आप कर लीजिए 120 हो जाएगा। अब हमें इसकी गुणा करनी है बीच वाले की, बीच वाले करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 20 अट्ठी 2 अठ 16, 160, कितना 160। इस वाले में आते हैं 4 सत्ते 28 और 28 अट्ठी कर लेंगे हम, 28 अट्ठी 224 होता है, कर लेंगे आप, ठीक है ना। 4 सत्ते 28 फिर आ गया, 28 आ गया और 28 की हम 9 से गुणा करेंगे तो 72, ओके। 252, कितना 252, क्योंकि ये अनुपात है तो इनके बीच में अनुपात होगा। अगर आंसर ये मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप देखेंगे ये किसी ना किसी संख्या से कट जाएंगे। किससे कट रहे हैं, सबके आखिर में
0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 112 और ये आ जाएगा 2 1 2, 2 चौके 8, नहीं 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 30 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 5 10, 2 6 12 हो गया, 2 6 12 और 2 1 2 3 6 63। क्लियर। अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम हो गया और यहाँ पे सम है। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा, अनुपात यही निकल के आएगा जब हमारा ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, मतलब उनके बीच कोई भी भाज्य गुणनखंड ना हो, तो वो हमारा अनुपात हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए अनुपात सी अनुपात डी में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में आ जाएगा 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। इसी सवाल को कुछ दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे ABCD का मान मैंने निकाला, अगर आपसे पूछ लेते ए और सी का मान बताइए, ए या सी का अनुपात, ए अनुपात सी कितना है, ए अनुपात सी कितना है, तो सीधी बात है ए का मान 30 है, सी का मान 56 है, तो ए अनुपात सी या ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 30 है और सी का मान 56 है, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे, यहाँ पे 56 लिख देंगे और ये कट जाएगा 2 से, तो ये 15 हो जाएगा और ये 2 दूनी 28 हो जाएगा, 28 दूना 56 होता है, तो ये 15 बटा 28 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 28। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। सवाल कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर करने का तरीका आपका यही होना चाहिए जैसे मैंने आपको समझाया है। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो सवाल भी आपके कोई भी हो सवाल हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, चलिए गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नए सवाल पे। और सवाल पेपर में कैसे आया था, आ सकता है। हाँ, एक चीज और समझिए, मुझे याद आ रहा है कुछ, अनुपात समानुपात में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका अनुपात जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। 4 अनुपात हो गए, इसके बीच वाले को बोलते हम लोग हैं, ठीक है ना, अंतः मतलब आंतरिक संख्याओं गुणनफल बाह्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है जब हम लोग समानुपात वाला सवाल करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, मतलब बी और सी की गुणा करें, कहने का मतलब मेरा है बी गुणे सी जो बराबर होगा वो ए इंटू डी के बराबर होगा। मेरी बात ये समझिए, कुछ सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं ये बता रहा हूं। जब कभी भी अनुपात ऐसे होता है तो आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे कभी सवाल अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको इस प्रकार से कर लेंगे। एक इसका और फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। ओके, तो लिखेंगे आप, सवाल कभी कभी आ जाता है, मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मध्य पदों का योगफल गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, अगला हमारा है, एक फार्मूला और होता है, जिसे दे दिया इन्होंने, कभी कभी अनुपात दे देंगे, योगफल दे देंगे, तो और उनका अंतर पूछ लेंगे कितना होगा। जैसे सवाल कुछ इस प्रकार से है, अनुपात का ही मैं बता रहा हूं। यदि दो संख्याओं का, कभी कभी गुणनफल भी पूछ लेते हैं, दो संख्याओं का
योगफल 240 हो तथा इनका अनुपात 1:3 हो, 1:3 हो, तो इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर कितना होगा? कभी कभी अंतर पूछ लेंगे या कभी कभी संख्या भी पूछ सकते हैं, तो वो संख्याएं बताइए कौन सी हैं, मतलब वो दो संख्याएं कौन सी हैं, इनका अंतर क्या होगा? क्या होगा? मेरी बात समझ गए होंगे, सवाल कुछ भी आ सकता है, संख्याएं पूछेंगी तो संख्या भी निकालेंगे, अंतर पूछा जाएगा तो अंतर निकालेंगे। क्योंकि दो संख्याएं पूछी गई हैं तो हम ए और बी लिख लेते हैं। कहा गया इनका योगफल कितना है? 240 है। मतलब क्या हुआ? ए और बी का जो योगफल है, मतलब ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका अंतर कितना निकलेगा? 240 निकलेगा। अनुपात कितना दिया गया है? 1:3। अनुपात कितना दिया गया है? 1:3। तो इसका मतलब इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा, संख्याओं का योग बराबर, अब संख्या कितनी है? 3 और 1 मिलके 4। अभी हमने बताया था ना, एक जब औसत निकालना होता है, अनुपात दिया होता है, तो हम मान लेते हैं बीच की संख्या a है। क्या है? a है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 3a बराबर, मतलब संख्या, पहली संख्या a हो गई, दूसरी हो गई 3a बराबर 240। तो 3a, a लिखा हुआ है ये, तो 3a और ये a मिलके हो गया 4a। 4a बराबर 240। तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 240 बटा 4। 4 छंग 24, 60 हो गया। a का मान हो गया 60। a का मान कितना आ गया? 60। मतलब औसत का जो नियतांक निकला वो 60 निकला। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसमें जो निकलता है औसत, उसमें गुणा करते हैं, तो 60 एकन्ना 60 हो जाएगी पहली संख्या। और यहाँ पे हम 60 से गुणा जब करेंगे तो दूसरी संख्या 60 तियां 6 तियां 18, 180 हो गई। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो 240 आ जाएगा। अब कहा गया इनका अंतर क्या होगा? तो अब इनका अंतर क्या होगा? इनको घटा दीजिए। तो 180 से 60 को जब घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। सवाल कुछ भी घुमा के पूछे, तरीका आपका लगाने का यही होगा। संख्याएं पूछेगा तो संख्याएं ये निकल आएंगी आपकी, है ना। अंतर पूछेगा तो ऐसे निकल आएगा। इनका गुणनफल पूछेगा तो 180 और 60 की गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपको कुछ भी पूछा जाए, आपको समझना है बस, जब कभी भी कुछ अनुपात में लिखा हो तो एक नियतांक मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे a मान रहे हैं, तो पहला a है तो a करना a हो गया, दूसरा 3 है, 3 से गुणा किया 3a हो गया। अगर यहाँ योगफल कहा गया था तो हमने जोड़ दिया, अंतर कहा जाता तो हम घटा देते, गुणनफल होता तो यहाँ गुणा कर देते। सवाल की भाषा के हिसाब से हम सवाल को फिट कर लेंगे। क्लियर? उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। गुणनफल वाला बिल्कुल ठीक ऐसे सवाल जैसे अभी हमने बताया है, तो एक सवाल हम गुणनफल का भी ले लेते हैं जिससे आपकी समझ में ऐसे सवाल आ जाए। कोई, अब 3 संख्या ले रहे हैं, कोई 3 संख्याओं का गुणनफल, कितना गुणनफल है? गुणा करने पे 5670 है, थोड़ा सा बड़ी संख्या है। तो कोई 3 संख्याओं का गुणनफल 3 है तथा 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 इनका अनुपात अनुपात कितना है? 5:6:7 है। कितना? 5:6:7 है। तो संख्याएं बताइए, तीनों संख्याएं पूछी गई, संख्याएं बताइए। क्लियर? जैसे भी पहले वाला सवाल लगाया ठीक वैसे ही सवाल लगेगा। हमें करना क्या है? 3 संख्याएं पूछी कही गई हैं, कितनी? 3। तो हम कितनी लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे संख्याएं। कितनी लिख लेंगे? 3 संख्याएं लिख लिया। a, यहाँ b, यहाँ c, इनके बीच अनुपात है 5, इसके बीच में 6, इसके बीच में 7। हम नेतांक मान लेंगे a, क्या मान लेंगे?
ए, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? उनका गुणनफल। क्या कहा गया है? उनका गुणनफल कितना है? उनका गुणनफल कितना है? 5670। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, तीनों संख्याएं लिखते हैं। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी, यहाँ पे ए मानेंगे सब में ना, तो पहली हो जाएगी संख्या 5a, दूसरी हो जाएगी 6b, सॉरी ए ही मान रहे हैं तो ए ही करेंगे, या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, 5x, दूसरी 6x, तीसरी 7x, और तीनों का गुणनफल जो आ रहा है वो आ रहा है 5670 का। कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी गुणा करेंगे हम, 5 छक्का 30, तीनों सते 21, 210 x क्यूब, 210 x क्यूब बराबर 5670। क्लियर? अब x का मान हमें निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो x क्यूब बराबर आ जाएगा 5670 बटे 210। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब 21 और 567 के बीच का कोई संबंध क्या है? अब हम देखते हैं, इसको भाग करके देखते हैं। तो अगर भाग करेंगे हम तो पाएंगे ये 7, 7 के पहाड़े में 7 एक 7 दूनी 14, ठीक है ना, 56, 7 एक 7, ठीक है ना। मतलब इसको जो हम भाग करेंगे 21 को और 27 को, तो अभी निकल के आ जाएगा। कैसे भी करके देखते हैं। तीनों सत्ते 21 आ गया, ठीक है ना, या 7 त्रिक 21 आ गया। 7 के पहाड़े में 7 अठी 56 और 7 एक 7, 7 अठी 56, 7 एक 7, 81 हो गया। और 3 से काटा हमने और 27, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो x क्यूब बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। बात समझ गए? तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि 27 का जो रूट क्यूब होगा वो 3 होता है, या 3 का जो वर्ग होता है वो 27 होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो अभी हमने कहा था इसमें वो वाली संख्या से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे पहली वाली संख्या में तो 15 हो जाएगा। इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे तो 3 छाक 18 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर देंगे हम, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 होगा। अब इनके बीच का अनुपात अब समझिए, सब 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 पचे 15, 3 छाक 18, तीनों सते 21। फिर से हमारा वही आ गया। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया था तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 21 आ गई है। बस हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 21 है। क्लियर? या संख्याएं पूछी जाए तो 15, 18 और 21 आंसर हो गया हमारा। तीनों संख्याएं कौन सी हो गई? ये पहली संख्या हो गई, पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ऐसे पेपर में सवाल आए तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आइए, करिए, समझिए। उम्मीद है आप कर लेंगे। और आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।